नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब की बार किसकी सरकार में? आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र चुनाव की, जहां महायुति और महाविकास आघाड़ी में कांटे की टक्कर है। अब तक करीब 15% मतदान हो चुका है। मुंबई सिटी की बात करें तो 10 सीटों पर अब तक 12% वोट पड़ चुके हैं। मुंबई उपनगर में 13% वोटिंग हुई है। ठाणे, संभाजीनगर, अहमदनगर और बीड में 12% मतदान की खबर है। सबसे ज्यादा गढ़चिरौली में वोट पड़े हैं। गढ़चिरौली में अब तक 18% मतदान हो चुका है। इसके अलावा सिंधुदुर्ग में 13, यवतमाल में 14, पुणे में 12% मतदान हो चुका है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, महाराष्ट्र में वोटिंग की रफ्तार भी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन वोटिंग के साथ ही क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर घमासान बढ़ रहा है। बीजेपी ने बिटकॉइन को लेकर एनसीपी शरद गुट के सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पर बड़ा अटैक किया। अब इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का नाम भी सामने आ गया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले के साथ ही कांग्रेस के नेता नाना पटोले भी शामिल हैं। बीजेपी ने 253 करोड़ के गबन का आरोप लगाया है। जो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है किस प्रकार से एमवीए महाविकास आघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। आपने सुना, 235 करोड़ के आसपास का विषय है। यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा का कहना। लेकिन शरद पवार का पक्ष यह है कि जो जेल में था उसके बयान पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे झूठे आरोप केवल बीजेपी लगा सकती है। बीजेपी के आरोपों पर एनसीपी नेता शरद पवार ने पलटवार किया। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। यह उसका उदाहरण है। झूठे इल्जाम लगाना बीजेपी का काम है। दरअसल पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने एनसीपी, शरद पवार गुट के नेता और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर यह बड़ा आरोप लगाया। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले से बिटकॉइन की हेराफेरी की थी और इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए किया गया है। लीडरशिप कौन सी लेवल पर जाती है, इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना, ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसे लेकर पवार फैमिली भी आमने सामने है। सुप्रिया सुले के भाई और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। अजीत पवार ने जहां कहा कि बिटकॉइन कांड की ऑडियो में सुप्रिया सुले की आवाज जैसी ही लग रही है। अजीत पवार ने कहा कि वो सुप्रिया और नाना पटोले को वर्षों से जानते हैं। जो ऑडियो आया है उसमें उन दोनों की आवाज मिलती जुलती लग रही है। दोनों के बोलने का तरीका मेल खा रहा है, इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो वहीं सुप्रिया सुले ने सफाई देते हुए कहा कि ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज मतदान एक तरफ जहां चल रहा है, तो वहीं सुप्रिया सुले और नाना पटोले का नाम बिटकॉइन से जुड़ा हुआ सामने आ गया। बिटकॉइन डीलर के हवाले से पूर्व आईपीएस ये दावा कर रहे हैं कि करोड़ों का हेरफेर हुआ है। 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बकायदा बेचे हैं डीलर ने। डीलर के पास कई सौ करोड़ और भी हैं। लेकिन मसला यह है कि आवाज सच्ची है या झूठी। बीजेपी के दावों में दम है या सुप्रिया सुले के दावे में? सुप्रिया सुले कह रही हैं कि आवाज उनकी नहीं है, लेकिन उनके भाई अजीत पवार ये कहते हैं कि मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं।
आवाज तो लगता है कि नाना पटोले और सुप्रिया जैसी ही है। किस तरह का वातावरण है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण है। रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी हो रही है, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, क्या कहना है एग्जैक्टली आपका, जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज़ के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। तो इंक्वायरी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे ही खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। उसके बारे में मुझे पता चला है, मैंने सुना है इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। नहीं, जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है। मीडिया की तरफ से मुझे ये सब वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कुछ भेजा गया। जब मेरे हाथ में आया, मैंने पहली चीज की कि मैंने पूना के कमिश्नर साहब को फोन किया और मैंने कमिश्नर जी को बोला कि ये फेक कुछ वीडियोस चल रहे हैं, मैं आपको भेज रही हूँ, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है। तो उन्होंने कहा जरूर आप करिए। मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को। वो पहला कि साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उसके बाद बहुत सारे मीडिया के लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने हर एक को मैंने रिप्लाई किया और हर चैनल्स के भी मैं आभारी हूँ कि आपने दिखाया भी मेरी जो आरोप था उसका जो जवाब मैंने दिया वो हर मीडिया हाउस ने दिखाया। मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। उसके इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, बिटकॉइन घोटाले के आरोपों पर नाना पटोले का भी बयान आ गया है। बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी इस वक्त ओछी राजनीति कर रही है, बीजेपी के नेता खुद पैसे बांट रहे हैं। बिटकॉइन घोटाले का आरोप लगाने वाला खुद जेल में था, हमने मानहानि का नोटिस दे दिया है। वो मेरा है क्या, वो पूरा देश मेरा आवाज पहचानता है। मोदी जी तो मेरा आवाज को तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ऊंची राजनीति बीजेपी ने शुरू किया है हार के डर से, वो तो अब स्पष्ट हो चुकी है। आप आज सोशल मीडिया में देखिए, सब लोग इनको हंस रहे हैं। अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि आज बीजेपी की जो मानसिकता है, कल विनोद तावड़े जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए। दूसरे देवेंद्र फडणवीस के पीए जिसको आरवी का टिकट दिया, उसके गोदाम में दारू मिली। तो हमारा कहना है कि ये लोग नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते महाराष्ट्र में, इसका जवाब बीजेपी ने देना है। और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल। वो आईपीएस कभी रहा नहीं है, तो वो खुद ही जेल में था। उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है। कल एफआईआर भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने। तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे, सरकार हमारी आ रही है। ऐसे ओचेगिरी करने वाले बीजेपी को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे।
अब देखिए कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, किसकी सरकार बनेगी, कौन किसे सबक सिखाएगा, ये तय तो जनता करेगी। और महाराष्ट्र में इस वक्त 288 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। महाराष्ट्र में अब वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक करीब 15% मतदान हो चुका है। मुंबई सिटी की सबसे पहले बात करें, यहां 12% मतदान रिकॉर्ड किया गया। मुंबई उपनगर में अब तक 13% वोटिंग हुई है। ठाणे, संभाजी नगर, अहमदनगर और बीड में 12% मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा 18% मतदान गढ़चिरौली में दर्ज किया गया है। पूरा वोट मीटर इस वक्त आपके सामने है। आज सुबह के 3 घंटे स्लो पेस में वोटिंग हुई है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चढ़ रहा है वैसे वैसे शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा आपको दिखाई देता जाएगा। गढ़चिरौली में 18% मतदान हुआ है। बात करें तमाम सीटों की, रत्नागिरी जहां 12%, नागपुर के 9% मतदान, गढ़चिरौली में 15%, गोंदिया में 10%। इस वक्त पूरे आंकड़े आपके सामने हैं। लातूर में 8% मतदान हुआ है। मुंबई सिटी में अब मतदान का प्रतिशत 9 से बढ़कर 10 पर आ चुका है। महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच की ये टक्कर है। महाराष्ट्र में इस बार कई दिग्गजों की सीट भी फंसी हुई है। शिंदे की सबसे पहले बात करें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी पचपखड़ी सीट पर उनके ही राजनीतिक गुरु रहे आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे चुनौती दे रहे हैं। उद्धव गुट से ये चुनौती आ रही है। तो वहीं वर्ली सीट पर उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे की सीट पर उन्हें मिलिंद देवड़ा चुनौती दे रहे हैं। बारामती में अजीत पवार और योगेंद्र पवार के बीच में ये कांटे की टक्कर है। यहां पर भी चाचा भतीजे की टक्कर है। तो नागपुर दक्षिण पश्चिम में इस बार डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कुंबी के कुंबे में फंसे हुए हैं। इधर शिवाजी मानखुर्द सीट की बात करें, जहां अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच में तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में वोटिंग जारी है। 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। बड़े बड़े दिग्गज अपने घरों से निकलकर वोट कास्ट कर रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड के हस्तियां हैं। अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, राजकुमार राव जैसे सितारे वोट कास्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जीशान सिद्दीकी, अमित ठाकरे, नवाब मलिक, शायना एनसी, सुप्रिया सुले, मोहन भागवत, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शरद पवार, नाना पटोले, ये तमाम सियासी बड़े चेहरे भी इस वक्त तस्वीर में आपके सामने, जो ना सिर्फ अगर अजीत पवार की बात करें, वो खुद इस वक्त अपने भतीजे के खिलाफ बारामती में चुनाव लड़ रहे हैं। देखना यह होगा कि चाचा इस बार भतीजे पर भारी पड़ता है या फिर चाचा की चाल इस बार उनके भतीजे पर भारी पड़ जाती है। और उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ, अपनी पत्नी के साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। देखना यह है मीडिया से बातचीत में क्या बातें रखते हैं। महाराष्ट्र की वीआईपी सीट की लड़ाई आपको बता दें, आदित्य ठाकरे जो कि खुद वर्ली से चुनावी मैदान में हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं शिवसेना के शिंदे गुट से मिलिंद देवड़ा, जो कि खुद कभी कांग्रेस के नेता रहे, अब शिवसेना शिंदे गुट से वो चुनावी मैदान में। और ये लड़ाई और दिलचस्प इसलिए हो गई क्योंकि यहां पर एमएनएस के भी प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में है। मुकाबला इसलिए त्रिकोणीय हो गया है। क्या आदित्य ठाकरे के लिए सीट निकालना आसान रहेगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। सचिन चौधरी, राजेश कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, दिनेश मौर्य, समीर भी से ये लगातार तस्वीरें सचिन हमारे सामने है। लड़ाई सबसे पहले वर्ली की ही बात करें, बड़ी दिलचस्प है। मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया गया है, परिवार को भी चुनौती मिल रही है। जी बिल्कुल, आदित्य ठाकरे के लिए काफ़ी परेशानी का सबब इस बार इसलिए भी है क्योंकि संदीप देशपांडे एमएनएस के प्रत्याशी यहां पर चुनाव मैदान में है। पिछले बार एमएनएस ने उम्मीदवार नहीं दिया था आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे ने, इसलिए एक तरफा लड़ाई थी। और इस बार आदित्य ठाकरे के सामने शिंदे शिवसेना ने यहाँ के दक्षिण मुंबई के 2 बार के सांसद रह चुके मिलिंद देवड़ा को उतारा है। पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्ली कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि यहाँ से दक्षिण मुंबई से वो सांसद रह चुके हैं। वर्ली दक्षिण मुंबई जो लोकसभा की सीट है उसका एक हिस्सा है, इसलिए मिलिंद देवड़ा की यहाँ पर पैठ है। मिलिंद देवड़ा ने यहाँ पर मुद्दा ये उठाया कि आदित्य ठाकरे यहाँ पर
पिछले 5 वर्षों से विधायक थे और उनके पिताजी जब 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वर्ली का ज्यादा कोई विकास नहीं किया है। अब सचिन जी, तो देखिए जनता तय करेगी कि उन्हें आदित्य ठाकरे का काम पसंद आया या मिलिंद देवड़ा के दावे और वादे पसंद आए हैं। बारामती का रुख करते हैं, समीर हमारे साथ जुड़े हुए। बड़ा दिलचस्प है, बारामती का किस्सा भी, चाचा भतीजे की लड़ाई पहले भी थी और इस बार भी चाचा भतीजे की लड़ाई है। बिल्कुल मीनाक्षी, चाचा भतीजे की जहां लड़ाई एक और है, वहीं ये वर्चस्व की भी लड़ाई है कि बारामती की जनता आखिरकार शरद पवार के साथ खड़ी रहती है या अजीत पवार के खेमे में खड़ी रहती है। इसका भी रिजल्ट जो है यहां बारामती की जनता को देना है और चुनावी प्रक्रिया शुरू है। लगभग हम अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक 6% से भी ज्यादा का मतदान अब तक दर्ज किया गया है। हम उसी पोलिंग बूथ पर खड़े हैं जहां पर थोड़ी देर पहले खुद शरद पवार अपनी पत्नी के साथ आके मतदान करके जा चुके हैं और लगातार मतदान कई जगहों पर जो है अभी सुचारू ढंग से चल रहा है, कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं लोगों के मन में, जहां जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो विकास की ओर की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बारामती का विकास हुआ है उसे अगर उसी ढंग से चालू रखने की जरूरत है। अगर वो ये बात करते हो, कहीं ना कहीं अजीत पवार के पलड़े में मतदान जाता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं शरद पवार को लेकर भी लोगों के मन में एक सिंपैथी बनी हुई है, क्योंकि देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये शरद पवार की अपनी प्रतिष्ठा का भी चुनाव है और अजीत पवार की भी प्रतिष्ठा का चुनाव है कि परिवार और पार्टी से अलग होकर अपनी नई लाइन और लेंथ तैयार करने वाले क्या अजीत पवार इसमें सक्षम हो पाए हैं। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, इस वक्त आप बांद्रा ईस्ट में मौजूद हैं, बड़ी वीआईपी सीट है ये भी। बिल्कुल वीआईपी सीट है और वीआईपी वोटर इस वक्त यहां पे पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ पहुंचे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे हैं, बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे हैं। और वीआईपी सीट ये इस वजह से है मीनाक्षी, क्योंकि यहां पे जीशान सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, एनसीपी के नेता थे, पहले वो कांग्रेस में थे बाबा सिद्दीकी, बाद में उनके बेटे जो हैं उनकी हत्या के बाद वो भी एनसीपी में शामिल हुए और एनसीपी ने उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया। लेकिन उनके सामने वरुण सरदेसाई हैं जो ठाकरे परिवार के रिलेटिव हैं, ठाकरे परिवार। और अभी एक तस्वीर में लौटूंगी राजेश आपके पास, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं। ये पार्टी की 2 फाड़ होने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव जो एकनाथ शिंदे की ताकत का भी एक लिटमस टेस्ट होगा। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े इरादे एकनाथ शिंदे के भी इस पूरे चुनावी प्रचार अभियान में आपने लगातार सुने। फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे पर सीधा वार करना हो, उद्धव ठाकरे की राजनीति के तरीके पर वार करना हो, पार्टी क्यों तोड़नी पड़ी, एकनाथ शिंदे को क्यों अलग होना पड़ा, ये तमाम बातें लगातार आपने इस चुनाव प्रचार के दौरान सुनी। और अब एकनाथ शिंदे जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं, पचपकड़ी सीट से वो चुनावी मैदान में है, इस वक्त अपने परिवार के साथ वो नजर आ रहे हैं और उनका मुकाबला केदार दीघे जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से यहाँ चुनावी मैदान में है। एकनाथ शिंदे के अपने गुरु के ही बेटे केदार दीघे से उनका ये मुकाबला।